बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद रहील साबर। सो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो नया चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर होगा हमारा 16। चैप्टर 3 बहुत ही आसान चैप्टर, एंजाइम्स वाला चैप्टर है। और मैं आपको पहले से गाइड करता चलूँ कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, किसी ज़माने में आया करते थे, लेकिन अब जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स से इनमें से लॉन्ग नहीं आ रहे, सिर्फ शॉर्ट आते हैं। और शॉर्ट भी जो हैं वो 3 जो हैं वो इसमें से सिलेक्ट होते हैं और एक एमसीक्यूज। ठीक है जी। तो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन लॉन्ग तो इसमें से आना नहीं, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सारा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको याद करना है। ठीक है जी। और बड़ा छोटा सा चैप्टर है, कुछ लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे इजीली खत्म हो जाएगा और आपने कोशिश करनी है इसको साथ साथ लर्न करना है। अगर आपने ये सुन लिया कि जिसमें से लॉन्ग नहीं आता तो आपने इस तरह रिलैक्स नहीं हो जाना कि इस चैप्टर को कोई वेटेज नहीं देनी, इंपॉर्टेंस नहीं देनी। भाई इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो फ्री के आपके पास जो है वो 6 नंबर इसके बनते हैं और एक एमसीक्यूज आ रहा है, 7 नंबर का पेपर आ रहा है और 3 से 4-5 जो है वो पेजेस का ये चैप्टर है। ठीक है जी। तो इसलिए चैप्टर बड़े गौर से पढ़िएगा। तो आइए जी देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स के अंदर फर्स्ट है जी एंजाइम की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे, सबस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट क्या होती हैं जी वो देखेंगे और एक्टिव साइट क्या होती है। ठीक है जी। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन यानी एंजाइम बाय नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। सारे के सारे एंजाइम बाय नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है। दिस स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने याद रखना है, यही जो है वो इसकी डेफिनेशन है। एंजाइम करते क्या है? स्पीड अप, तेज कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन को इन्होंने बहुत तेज कर देना होता है। विदाउट बीइंग यूज्ड अप, तो इस्तेमाल नहीं होते। ये देख लीजिए, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है जी, आपके पास एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। एंजाइम की शेप में ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एंजाइम आफ्टर द केमिकल रिएक्शन अपनी जो है वो क्या करता है? शेप को मेंटेन रखता है, अपने अंदर चेंज आने नहीं देता। ये सबसे बड़ा इसका क्या है? फीचर है कि एंजाइम अपने अंदर चेंज नहीं आने देता। लेकिन ये रिएक्शन को बहुत ज्यादा क्या कर देता है? तेज। और बाय नेचर होता क्या है? प्रोटीन। एक और यहां पे एक्सेप्शनल बात आपको बताता चलूं कि सारे एंजाइम मैंने कहा वो बाय नेचर क्या होंगे? प्रोटीन। राइबोजाइम नामी एक जो है वो एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो एंजाइम वाला फंक्शन शो कर रहा है, इसलिए एंजाइम की मद में हम उसे लेते हैं। वो बाय नेचर प्रोटीन नहीं है, वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस है। बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बाय नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ओके जी। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब यहां पे ये पॉइंट आपने गौर से सुनना है, यहां मैंने वर्ड बोला है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री के स्टूडेंट बड़ी अच्छे से जानते होंगे कि जब उन्होंने डिफरेंट रिएक्शन पढ़े, वहां पे आप अक्सर कहते हो कि जी यहां पे हम एल्युमिनियम को कैटलिस्ट के तौर पे डाल रहे हैं, यहां हम जिंक को कैटलिस्ट के तौर पे डाल रहे हैं, और बाद में आप कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन के एंड पे जब रिएक्शन हो जाता है फिर भी वहां पे पड़ी होती है, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होती। तो कैटलिस्ट एग्जैक्ट यहां पे भी हम वही चीज ही गाइड कर रहे हैं कि ऐसी चीज होगी जो यूज नहीं होगी। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आप जब कैटलिस्ट यूज करते हो तो क्यों करते हो? ताकि रिएक्शन को तेज कर दिया जाए। यहां पे भी जब हमने एंजाइम पढ़ा तो हमने कहा ये स्पीड अप करते हैं। जब ये स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक तो उन्होंने रिएक्शन को तेज करना है, दूसरा रिएक्शन के दौरान ये कभी भी कंज्यूम नहीं होंगे, बल्कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन स्टिल दे विल बी देयर, ये वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है जी। और साथ मैंने लिखा है जी बायोलॉजिकल। सो बायोलॉजिकल स्टैंड्स फॉर, मैंने इसका रिलेशन बना दिया विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं और बॉडी में रिएक्शन को क्या करते हैं? तेज। आइए जी, ऊपर जो हमने एक पढ़ा बायोकेमिकल रिएक्शन, उसकी तरफ चलते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? विच अकर इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो सारे रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं,
उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और एंजाइम के बारे में हमने वर्ड का पढ़ा, हमने पढ़ा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी में जितने रिएक्शन हो रहे हैं वो हो गए बायोकेमिकल रिएक्शन, और उनका जो कैटालिस्ट होगा, उनको परफॉर्म करवाने वाला, स्पीड अप करवाने वाला, वो क्या होगा? एंजाइम। यानी एंजाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आपकी बॉडी में। जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं कलेक्टिवली आप उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब यह हुआ आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिपेंडिंग अपॉन एंजाइम। अब मेटाबॉलिज्म आपकी लाइफ की जो है वो एक बेसिक नीड है। अगर ये केमिकल रिएक्शन ना हो तो आपकी बॉडी में कभी भी एनर्जी पैदा ना हो। आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करना, डिफरेंट सब्सटेंस को बनाना और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना, ये सारा किस पे चल रहा है? एनर्जी पे। एनर्जी किस पे चल रही है? मेटाबॉलिज्म पे। डिफरेंट किस्म के क्या किए जाएंगे? केमिकल रिएक्शंस किए जाएंगे, एनर्जी पैदा की जाएगी और वो अवेलेबल की जाएगी आपके लिए, ताकि आप उससे यूज करके डिफरेंट क्या कर सके? फंक्शन परफॉर्म कर सके। वो सारे का सारा बेस कर रहा है किसके ऊपर? एंजाइम के ऊपर। तो मैंने जैसे कहा कि केमिकल रिएक्शन के लिए हम आसान अल्फाज में बोलते हैं कि आपकी बॉडी में होने वाला मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म तो दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है? एक वो जिसमें कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? एनाबॉलिक रिएक्शन। और एक वो होते हैं जिसमें कंपाउंड्स की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? कैटाबॉलिक। तो डेफिनेटली जब आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन हो रहे हैं जिन्हें एंजाइम परफॉर्म कर रहा है, आज आके वो रिएक्शन क्या होंगे? ये एनाबॉलिक होंगे या कैटाबॉलिक। तो आइए जी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज करते हैं। एक है जी मेरे पास एनाबॉलिक, ठीक है जी, और एक है मेरे पास कैटाबॉलिक। अब जब एनाबॉलिक है तो डेफिनेटली एनाबॉलिक वो होगा जिसमें क्या होगी? कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ आपकी बॉडी में जब डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, डीएनए फॉर्मेशन हो रही है, किसी ऑर्गेनेली की रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है जी, या एक सेल डिवाइड होकर नए सेल बना रहा है। जब नई चीजें बन रही होंगी वो सारा किस में आएगा? एनाबॉलिक में। उन्हें भी कौन परफॉर्म करवा रहा है? एंजाइम। और कैटाबॉलिक जिसमें कंपाउंड्स की क्या होती है? जिसमें कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है। आपने फूड खाई, उस फूड को डाइजेस्ट किया गया, फूड को ब्रेक किया गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से और सिंपल, ताकि उसमें से एनर्जी को क्या किया जाए? एक्सट्रैक्ट किया जाए। इस सारे काम किसने किए? आज आके एंजाइम्स ने किए। तो एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, कंपाउंड्स को ब्रेक किया, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की, ताकि आपकी बॉडी में एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो क्या रहे? मेंटेन है। सो खैर, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो एंजाइम एनाबॉलिक में भी इन्वॉल्व होंगे। सपोज कीजिए फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब वो जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, फोटोसिंथेसिस में आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा, डार्क रिएक्शन पढ़ा। स्टूडेंट इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर कि हर एक प्रोसेस के अंदर कई एंजाइम यूज हो रहे होते हैं, ठीक है जी। जब कई एंजाइम यूज हो रहे होते हैं, इसका मतलब ये हुआ वो जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसकी बेस पे पूरी दुनिया में फिर एनर्जी जो है वो दी जाती है, वो आज आके किस पे चल रहा है? एंजाइम पे। उसके बाद कैटाबॉलिक में आते हैं, आपकी अपनी बॉडी किस पे चल रही है? डेफिनेटली फूड पे चल रही है। फूड ब्रेक होगा, बॉडी को एनर्जी देगा, तो फूड क्या होगा? आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। वो जो डाइजेशन है वो भी आज आके कौन कर रहा था? एंजाइम। याद कीजिए जब आपने पढ़ा कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। टाइलन माउथ में था जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता, तो वो क्या था? एंजाइम। फिर आपने कहा जी स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुई, वहां पे कौन करता है? पेप्सिन, तो वो क्या था? एंजाइम। फिर आपने कहा जी ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होती है, वहां पे लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, वो भी सारे क्या थे? एंजाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो, वो आज आके सारे कौन करवा रहा होता है? एंजाइम करवा रहा होता है। सो कैटाबॉलिक में एंजाइम, फूड डाइजेशन, तो फूड डाइजेशन में भी कौन इन्वॉल्व है? एंजाइम इन्वॉल्व है। तो इस तरह आपकी बॉडी में चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, आज आके दे विल बी परफॉर्म बाय एंजाइम्स, ठीक है जी। आइए जी अब जरा एंजाइम्स की हम इंपॉर्टेंस में चलते हैं। विदाउट एंजाइम रिएक्शन में प्रोसीड एट वेरी स्लो स्पीड। तो आपकी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं, हमने कहा उनको कैटालाइज कौन करता है जी? एंजाइम करता है। मीन दैट उनको स्पीड अप करता है,
तेज करेगा ताकि फौरन वो हो जाए, और एनर्जी बनानी है तो जल्दी से ब्रेक किया ताकि एनर्जी बॉडी को दे दी जाए। अगर किसी स्ट्रक्चर की जरूरत है तो रिएक्शन तेज करवा के उस स्ट्रक्चर को डेवलप करवा दिया जाएगा। अगर एंजाइम ना हो तो वो जो एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक जो भी रिएक्शन है वो ठीक तरह से जल्दी से परफॉर्म नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। जब बहुत स्लो होगा तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ पॉसिबल रहेगी, सरवाइव कर सकते हो? कभी नहीं। सो लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल, बिल्कुल डेफिनेटली इम्पॉसिबल ही होगी। आपने जो है वो सपोज कीजिए सुबह खाना खाया, क्यों खाया? क्योंकि बॉडी को एनर्जी की डिमांड थी, वो बॉडी में आता, एनर्जी पैदा करता और आप उससे काम करते हैं। अब स्टूडेंट आपने खाना खा तो लिया, अब खाना खाना ही काफी नहीं है, उस खाने को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें लिपिड है। अब उन सबको ब्रेक किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लाया जाएगा, सिंपल को फर्दर ब्रेक किया जाएगा ताकि उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए जाएं और उनमें से क्या निकाली जाए? एनर्जी निकाली जाए। अब वो सारे बॉन्ड ब्रेक किसने करने? आज आके एंजाइम्स ने करने। आप सपोज कीजिए आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में टाइलिन नहीं है, अमाइलेज नहीं है, ट्रिप्सिन नहीं है, पेप्सिन नहीं है, तो क्या आपकी बॉडी इस काबिल होगी कि फूड को डाइजेस्ट करे? कभी भी नहीं कर सकते। जब आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब यह हुआ कि वो जब डाइजेस्ट नहीं होंगे तो उन्होंने ही तो डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी को क्या करनी थी? एनर्जी देनी थी। जब वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे देन यू विल अनएबल टू परफॉर्म योर बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी में एनर्जी नहीं, बॉडी काम नहीं करेगी, यू विल बी यू लुक लाइक अ डेड बॉडी, क्योंकि एनर्जी ही नहीं आपकी बॉडी में जनरेट हो रही, डिफरेंट एक्टिविटीज ही परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह बहुत ज्यादा जरूरी है एंजाइम। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दी कि आपकी बॉडी में प्रोटीन है, अब प्रोटीन डेफिनेटली ब्रेक होगी और ब्रेक होके आपकी बॉडी को क्या करेगी? एनर्जी देगी। तो स्टूडेंट वो ब्रेक होके एनर्जी देने के लिए इसको ब्रेक कौन करेगा? डेफिनेटली कौन करेगा? एंजाइम करेगा। तो आइए जी, कौन सा एंजाइम होगा? सो प्रोटीएजेस, वो जो आपने किसी जमाने में पढ़ा था ट्रिप्सिन, वो आपने जो किसी जमाने में पढ़ा था पेप्सिन, वो दोनों बाय नेचर क्या है? प्रोटीएजेस, इसी फैमिली में आते हैं और इन्होंने करना क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट। सो प्रोटीएजेस होंगे, ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमीनो एसिड्स के अंदर। अब ये अमीनो एसिड जो है वो फर्दर ब्रेक होकर बॉडी को एनर्जी देने के लिए अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी में स्टार्च है, आपने प्लांट खाया, प्लांट में स्टार्च थी फूड। अब ये स्टार्च आपकी बॉडी में क्यों आया? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी दी जाए। तो उसके लिए अमाइलेज जो आपने पढ़ा है, आपने टाइलिन भी सुना होगा, वो अमाइलेज फैमिली से है, वो अमाइलेज ही है। फिर आपने ड्यूडेनम के अंदर जब फूड को डाइजेस्ट किया तो वहां पे भी आपने पढ़ा था कि जो पैंक्रियाटिक जूस है, उस पैंक्रियाटिक जूस में हमने पढ़ा था पैंक्रियाटिक अमाइलेज, वो क्या कर रहा है? फूड को डाइजेस्ट। और जब डाइजेस्ट किया जाता है तो फाइनल स्टेट क्या बनती है? सिंपल शुगर, जो सेल्स को दे दी जाती है और सेल्स जो है वो अपनी बेस पे उसको ब्रेक करके फर्दर उससे एनर्जी निकाल के क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कौन इन्वॉल्व हो गया? एंजाइम इन्वॉल्व हो गया। अब फैट की बात करते हैं जी, फैट आपकी डाइट में शामिल है, उसके लिए कौन आया? लाइपेज। ये भी आपको याद होगा, ड्यूडेनम में ही आपने पढ़ा था। ये ब्रेक करके क्या बनाता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ताकि ये फर्दर ब्रेक होकर आपकी बॉडी को क्या कर सके? एनर्जी दे सके। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे बने हैं, इन सब ने आपकी बॉडी में क्या देनी है? एनर्जी देनी है। और इन सब को बनाने वाला कौन है? प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, ये क्या है? एंजाइम। इसका मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए अगर इनमें से कोई भी ना होता तो ये अपनी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ना जाते। जब सिंपल फॉर्म में ना जाते तो उन सिंपल के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम एनर्जी ना एक्सट्रैक्ट कर पाते। जब एनर्जी ना एक्सट्रैक्ट कर पाते तो आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बॉडी की हर एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए। जब हर एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए तो एंजाइम वो एनर्जी क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी के लिए रिकवर करके दे रहे हैं। इस तरह एंजाइम आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या हुए? इंपॉर्टेंट हुए। आइए जी नेक्स्ट इसके तरफ चलते हैं जी। तो सबस्ट्रेट आएगा। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? स्टूडेंट वो चीज जिसके साथ एंजाइम रिएक्ट कर रहा है, या इस तरह ले लीजिए वो चीज जो एंजाइम से रिएक्ट कर रही है। आपने कहा जी एंजाइम ने क्या करना है जी? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो कैटालाइसिस इसने करनी है। अब जब रिएक्शन हो रहे तो डेफिनेटली रिएक्शंस में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं और साथ प्रोडक्ट होते हैं।
जो रिएक्टेंट है वो यहां पे हमारे पास क्या होगी, सबस्ट्रेट होगी। तो एंजाइम के जो रिएक्टेंट हैं, एंजाइम ने जिन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना है वो हमारे पास क्या होंगे जी, वो बाय नेचर जो है वो सबस्ट्रेट होंगे। सो सबस्ट्रेट क्या है, द रिएक्टेंट ऑफ द एंजाइम, यानी एंजाइम का जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा वो सबस्ट्रेट होगा। यानी जो एंजाइम से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ऑन विच एंजाइम वर्क, यानी जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है। तो जो एंजाइम के साथ काम कर रहा हो या एंजाइम जिसके ऊपर काम कर रहा है वो आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। आइए जी एग्जांपल लेते हैं जी, एंजाइम प्रोटीएज। अब ये मेरे पास एंजाइम है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन उसका क्या हुआ, सबस्ट्रेट। मेरे पास अमाइलेज एंजाइम है, ये किससे रिएक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट से, अभी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा। तो ये इसके लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट। अब मेरे पास एंजाइम है लाइपेज, अब वो किस पे रिएक्ट करता है, लिपिड के ऊपर। तो लिपिड क्या हुआ, सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास ये लिपिड, ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, मेरे पास ये प्रोटीन, जिनके ऊपर इन एंजाइम ने रिएक्ट करना है, ये सारे इस एंजाइम के, इन एंजाइम्स के क्या होंगे, सबस्ट्रेट होंगे। ठीक है जी। तो सबस्ट्रेट जिन्होंने एंजाइम से रिएक्ट करना है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे ताकि एंजाइम उनके ऊपर आके क्या करे, वर्क करे। ठीक है जी, वो आपके पास क्या हुए, सबस्ट्रेट। तो डेफिनेटली जब सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हुआ, हमने कहा जी ये रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो स्टूडेंट जब भी रिएक्शन होता है तो अगर एक साइड पे रिएक्टेंट होता है तो दूसरी साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट। तो अगर मैंने कहा प्रोटीन सबस्ट्रेट है और प्रोटीएज एंजाइम है, अब दोनों रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के तौर पे यूज हो रहे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। डेफिनेटली वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के एंड पे आपको रिसीव होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। अब पीछे वाली एग्जांपल को ही हम आगे लेके चलते हैं। फैट मेरे पास सबस्ट्रेट है, प्रोटीन मेरे पास सबस्ट्रेट है, स्टार्च मेरे पास सबस्ट्रेट है। अब उनके ऊपर कौन ही अमल कर रहा है, ये वाले एंजाइम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। जब एंजाइम इनके ऊपर अमल कर रहे हैं तो एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम इनको फैट को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया इनटू अमीनो एसिड, और स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया इनटू सिंपल शुगर। अब चेक कर लीजिए, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन और ये हमारे पास सारे सिंपल, ये किसने किए, इन एंजाइम ने। तो ये जो चीजें रिसीव हुई हैं ये सारी की सारी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्शन में जो चीज इन्वॉल्व हो रही है विद एंजाइम वो सबस्ट्रेट, और जो एंड पे आपके पास आ रही है वो प्रोडक्ट। आसान अल्फाज में पेप्सिन आपका एंजाइम है, प्रोटीन आपके पास क्या होगी, सबस्ट्रेट, और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास उसकी क्या होगी, अमीनो एसिड। तो जो फाइनल रिसीव हो रिएक्शन के बाद वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइए जी नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब एंजाइम करता क्या, हमने बार बार कहा जी कैटालाइसिस करता है, कैटालाइसिस करता है, स्पीड अप करता है, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। किस तरह करता है, क्या करता है, आइए जी देखते हैं क्या करता है। ये आपके सामने एक एंजाइम है और एरो शो कर रहा है एंजाइम में एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई है। अब वो क्या है ये भी आगे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि ये क्या है। तो एंजाइम में ये एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई है। अब इस जगह में क्या होगा, ये देखिए जी, ये क्या है जी, सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये इस जगह पे आके फिट होगा। तो एक तरफ मेरे पास एंजाइम हुआ और दूसरी तरफ एंजाइम का क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया, यानी जिसने एंजाइम से क्या करना है, रिएक्ट करना है। ओके जी, अब दोनों रिएक्ट करेंगे। ये देख लीजिए जी, एक तरफ आपके पास एंजाइम और दूसरा सबस्ट्रेट, दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा, चेक कीजिए, एंजाइम एज इट इज आपको शो हो रहा है और क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये जो मैंने पहले आपको कहा था कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के दौरान जो है वो किसी किस्म की खराबी में इन्वॉल्व नहीं होता। जो एंजाइम है वो रिएक्शन के एंड पे एज इट इज आपको क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। यानी कि देख लीजिए, जैसे ही रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, एंजाइम वैसे का वैसे आ गया और सबस्ट्रेट को फाइनल किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट। तो ये होती है कैटालाइसिस, जिसमें उसने सबस्ट्रेट को अटैच करना है और अटैच करके किस में कन्वर्ट कर देना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। आइए जी देखते हैं नेक्स्ट जो है वो एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट है जी, ये देखिए जी, ये स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम वेयर कैटालिटिक एक्टिविटी इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी, मैं बार बार कह रहा हूं एंजाइम का काम सबस्ट्रेट को पकड़ना, प्रोडक्ट बनाना। पेप्सिन है प्रोटीन को पकड़ेगा, लाइपेज है लिपिड को पकड़ेगा, अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को पकड़ेगा। तो क्या पूरा एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है। अब एंजाइम बाय नेचर क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन
किससे बनी है? अमीनो एसिड से। अब कितने ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। अब वो जो एंजाइम मैंने कहा कैटालाइसिस कर रहा है, सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट बना रहा है, क्या वो सारे का सारा इन्वॉल्व हो जाता है सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट बनाने में? तो नहीं, एक छोटा सा पोर्शन इन्वॉल्व होता है जो कैटालाइसिस करेगा, यानी जो सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, पकड़ के बाइंड करेगा और फाइनल उसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। अगर आप नीचे ये एंजाइम देख लीजिए राइट साइड पे, तो एंजाइम में ये छोटा सा यहाँ पे इन्वेजिनेशन शो होगा। ये जो इन्वेजिनेशन है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। अब ये जो ऊपर से आ रहा है ये इसका सबस्ट्रेट जैसे अटैच हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर क्या कर दीजिएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसका मतलब पूरा एंजाइम कैटालाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, एक छोटा सा पार्ट कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है। उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या करता है? कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो इस पूरे एंजाइम में ये वाला पोर्शन एक्टिव साइट है जो सबस्ट्रेट को रिसीव करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सो अब है क्या जी? कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमीनो एसिड। मैंने अभी बताया कि एंजाइम बाय नेचर क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन है तो वो बनी किससे है? अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड जो है वो बहुत ज्यादा एक एंजाइम के अंदर इन्वॉल्व है, तो सारे का सारा हमने कहा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि छोटा सा पोर्शन इन्वॉल्व होता है जिसे हम क्या बोल रहे थे? एक्टिव साइट। तो स्टूडेंट उस एक्टिव साइट के अंदर बहुत थोड़े से अमाइनो एसिड होते हैं। ऐसा भी देखने में आया कि 5 6 7 अमाइनो एसिड, 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड एंजाइम के अंदर हैं, लेकिन सिर्फ 5 6 7 जो है वो अमाइनो एसिड आपस में अटैच हुए और उन्होंने क्या कर दी? एक्टिव साइट बना दी। तो बड़ा छोटा सा पार्ट होता है और बहुत थोड़े सारे अमाइनो एसिड होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जो यहां पे इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं? कैटालाइसिस करते हैं, यानी कि वो एंजाइम की जो है वो मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। रिसीव किया और रिसीव करके किस में चेंज कर दिया? प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड मेंटेन द शेप। जैसे मैंने अभी कहा कि एक प्रोटीन के अंदर, एक एंजाइम के अंदर कई अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है जी, सिर्फ कुछ थोड़े से जो होंगे वो क्या कर रहे हैं? एक्टिव साइट बना रहे हैं। तो बाकी सारे क्या कर रहे हैं? बाकी सारे एंजाइम की शेप को क्या कर रहे होते हैं? मेंटेन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम की शेप की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए शेप को मेंटेन रखना वो किसका काम है? रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड। बाकी जो बच गए, जो एक्टिव साइट बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं ताकि वो कैटालाइसिस कर सकें, जो बाकी बचने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो उसकी जो है वो शेप को क्या कर रहे होते हैं? मेंटेन कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपने सीख लिया कि जी एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, फिर एंजाइम के रिएक्टेंट क्या होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक्टिव साइट क्या है। ठीक है जी, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। नए लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।